नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं बेंगलोर से, जहां पर डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लैंड ट्रांसपोर्ट ने बेंगलोर के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान की ओवरहॉलिंग स्टार्ट कर दी है और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व किया जाए। दोस्तों, बेंगलोर का एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2020 में अप्रूव किया गया था, जो बनाया गया था 2014-15 के डेटा के बेसिस पर। और एक बहुत बड़ा कारण है कि आज बेंगलोर इतनी बड़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, क्योंकि 2014-15 का डेटा कंप्लीटली इररिलेवेंट है आज के समय में, क्योंकि बेंगलोर काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। और क्योंकि सेंट्रल फंडिंग लेने के लिए मैंडेटरी है कि हर 5 सालों के अंदर अंदर इन कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान्स को रिफ्रेश और रिव्यू किया जाए, तो अब बेंगलोर में वही काम होगा, जहां पर बेंगलोर मेट्रो, रिंग रोड, आर्टेरियल रोड्स, ग्रिड सेपरेटर्स और प्रपोज टनल्स को लेकर भी काम किए जाएंगे। अगली 200 अपडेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है, जहां पर भारत सरकार ने बिजनेस अप्रूवल्स को लेकर थोड़ा सा काम और स्ट्रीमलाइन कर दिया है, क्योंकि एयर और वाटर प्रिवेंशन को लेकर जितने भी अप्रूवल्स हुआ करती थी, वो सारा का सारा अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू हो पाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फालतू के रूल्स हैं, जिसके चलते भारत में बिजनेस सेटअप करना काफ़ी लंबा और हेक्टिक प्रोसेस बन जाता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि देश के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयर और वाटर पर पड़ता है, और इस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए अगर वो फैक्ट्रीज या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहती हैं, तो उनको एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 और बहुत सारे अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। बहुत सारे पेपर वर्क उनको करने पड़ते हैं, और इसमें उनका बहुत सारा समय चला जाता है, क्योंकि पेपर वर्क आप जानते हैं कि भारत में कितना ज़्यादा हेक्टिक है। तो उसी को भी यहाँ पर स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के थ्रू, जहाँ पर सारी अप्रूवल्स एक ही जगह पर मिल पाएंगी। अगली 200 अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहां पर बेंगलोर हैदराबाद नेशनल हाईवे के एक छोटे हिस्से को 10 लेन के कॉरिडोर में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसको लेकर एनएचएआई ने डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो दोस्तों, ये बेसिकली विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा, जिसके चलते बेंगलोर को विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाएगा। NH44, जिसको बेंगलोर हैदराबाद नेशनल हाईवे भी कहा जाता है, उसकी 90 किलोमीटर की स्ट्रेच अभी आइडेंटिफाई की गई है 10 लेन में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी स्पेसिफिकली देवनहल्ली से कोड़ीकोंडा के बीच। कोड़ीकोंडा में ये रोड बेंगलोर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिसके चलते बेंगलोर से विजयवाड़ा के बीच ओवरऑल ट्रैवलिंग टाइम, जो भी 10 से 11 घंटे तक का है, वो कम होकर 6 से 7 घंटे पर आ जाएगा। अगली 200 अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेल बोर्ड ने केरला के अंदर 2 रेल लाइंस को डीफ्रीज कर दिया है, और अभी आप कह सकते हैं कि इन रेल लाइंस को रिवाइव किया जा सकता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में बताऊं, तो इनमें से एक अंगामली सबरी रेल लाइन है, जिसकी लेंथ 111 किलोमीटर की है। बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, 1977 में इसको प्रपोज किया गया था, और अभी तक जस्ट 7 किलोमीटर का हिस्सा ही कंप्लीट हो पाया है। और क्योंकि प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो था, कोई खास काम इसके ऊपर हो नहीं रहा था, तो 2019 में इसको रेलवेज ने फ्रीज कर दिया था। दूसरा प्रोजेक्ट गुरुवायूर से थिरुनवाया के बीच में जो रेल लाइन थी वो है, जिसकी लेंथ 35 किलोमीटर की है। 1995-96 में इसको प्रपोज किया गया था, और कुछ इनिशियल काम यहाँ पर हो पाए थे, जैसे कि सर्वे वगैरह, कुछ खास काम हुआ ही नहीं, तो इसके चलते 2019 में इसे भी फ्रीज कर दिया गया था। रेलवेज काफ़ी लंबे समय से केरला सरकार को कह रही थी कि वो इसके लिए लैंड एक्वायर करे, और वो उनकी तरफ से इसको फंड करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए लैंड एक्वायर की ही नहीं की। लेकिन अब केरला सरकार एग्री हो गई है कि वो इसके लिए लैंड एक्वायर करेंगे, तो आपको ये काम भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली 200 अपडेट भी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अनाउंस किया है कि अब वो 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसका पहला प्रोटोटाइप आपको ईयर एंड तक देखने को मिल जाएगा। तो सभी अब जानते हैं कि जस्ट कुछ दिन पहले ही देश की पहली वंदे भारत स्लीपर इंट्रोड्यूस की गई है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में, जो फिलहाल अभी 16 कोचेस के साथ में ऑपरेट हो रही है। और जब से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, और पॉजिटिव रिव्यूज़ भी रेलवेज को मिले हैं, और क्योंकि ऑक्यूपेंसी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो उसी की सक्सेस के बेसिस पर डिसाइड हुआ है कि 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर भी रोल आउट की जाएंगी, जिसमें 17 AC 3 टियर कोचेस, 5 AC 2 टियर कोचेस, जबकि एक फर्स्ट क्लास का कोच होगा, और एक डेडिकेटेड फुल फ्लैश्ड AC पेंट्री कोच भी यहाँ पर लगाया जाएगा, जो अभी तक किसी भी वंदे भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहली बार यहाँ पर सर्विस लगाई जाएगी। मल्टीपल कोचेस में मिनी पेंट्री स्पेसेस और लिनन स्टोरेज एरियाज भी तैयार किए जाएंगे इस नए प्रोटोटाइप के अंदर, जो कि आपको साल के अंत तक देखने को मिल जाएगा। अगली 200 अपडेट दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों NHAI इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एक और एलिवेटेड फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करने जा रही है, और इसके थ्रू कोशिश यही है कि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए। तो दोस्तों, ये फ्लाईओवर नरसिंहपुर में बनेगा, जिसकी लेंथ अराउंड 3 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। एक बार जब ये बन जाता है, तो हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच पूरी की पूरी रोड स्ट्रेच को ट्रैफिक फ्री बनाया जा सकेगा। ये तो नहीं बताया गया है कि पैसा यहाँ पर कितना खर्च होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये प्रोजेक्ट कंसेप्चुअल स्टेज में है। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट होगी।
अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट गुरुग्राम से है, जहां पर दोस्तों बख्तावर चौक पर एक नया अंडरपास तैयार किया जाएगा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरुग्राम मेट्रो लिमिटेड के द्वारा मिलकर, और इसको लेकर अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फाइनल अप्रूवल आ जाएगी। तो दोस्तों ये अंडरपास 550 मीटर लंबा होगा और इसको गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फंड किया जाएगा। 6 लेन का एक मेन कैरिजवे और 2 एडिशनल लेन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी सरफेस ट्रैफिक और लोकल मूवमेंट्स के लिए। 80 करोड़ भी इसके आसपास यहाँ पर खर्च आने वाले इसको बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो पहले ही मिल चुकी है, अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगी और उसके बाद आपको काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी और बड़े एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जाएगा और इसमें रनवे एक्सपांशन को लेकर प्रपोजल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में सबमिट कर दिया गया है। तो दोस्तों तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल जो रनवे बना हुआ है उसकी लेंथ अराउंड 8000 फीट के आसपास है, जो एक्सपांशन के अंतर्गत 12500 फीट तक कर दी जाएगी। इससे होगा ये कि एयरपोर्ट और भी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल कर पाएगा, साथ साथ लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी सपोर्ट कर पाएगा। 350 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पर खर्चे आने वाले इसको अपडेट करने के लिए। देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना के आदिलाबाद में नए इंडस्ट्रियल पार्क को लेकर काम आगे बढ़ाया जा रहा है और अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा बताया गया है कि इसको लेकर लैंड आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क तामसी और भीमपुर मंडल के अंदर बनेगा, जो फैला होगा 10,000 एकड़ के एरिया में। वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क होगा देश के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने वाली है, फंडिंग वगैरह वहां से आएगी। फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, मिनरल और माइनिंग बेस्ड यूनिट्स, टेक्सटाइल और कॉटन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको यहाँ पर बड़े स्केल पर बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि काफी लंबे समय से इस तरह की इंडस्ट्रीज के बेहतर रिस्पॉन्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। होपफुली आपको इसी साल के अंदर अंदर लैंड एक्वायर होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर है, जहां पर दोस्तों एक स्मार्ट और इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर तैयार किया जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इस प्रपोजल को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा होगा, जिसके अंतर्गत इस फिशिंग हार्बर में मॉडर्न और IoT इनेबल्ड सिस्टम डिप्लॉय किए जाएंगे। 430 फिशिंग वेजल्स की बर्थिंग कैपेसिटी और 9,900 टन की फिश लैंडिंग कैपेसिटी यहाँ पर तैयार की जाएगी 199.24 करोड़ रुपीस खर्च करके। मायाबंदर टाउन जो कि मिडिल अंडमान में आता है, वहां पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली मेरठ RRTS को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों पोर्ट होटल का कंसेप्ट दिल्ली मेरठ RRTS में भी लाया जा रहा है, क्योंकि पहले पोर्ट होटल को लेकर आनंद विहार RRTS स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों अभी तक आपने ये पोर्ट होटल का कंसेप्ट हमारे रेलवे स्टेशन पर तो देखा ही है और काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिला है, तो उसी के बेसिस पर अब इसको RRTS स्टेशन पर भी लाया जा रहा है। आनंद विहार RRTS स्टेशन जो कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा, वहां पर इसे अच्छे ढंग से टेस्ट किया जा सकता है। 30 बेड्स का एक पोर्ट होटल यहाँ पर तैयार होगा, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के साथ। 4000 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड इसके लिए इर्मा की गई है और NCRTC ने इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट भी अवॉर्ड कर दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।